Let us begin chapter number 3, money and credit, class 10th economics। तो फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको मान लो दुकान पे आप जाते हो, आपको वहाँ से कुछ खरीदना है तो आप बदले में पैसे देते हो फिर खरीदते हो, है ना। स्टार्टिंग से जो है मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले जो सिस्टम फॉलो होता था उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का एग्जाम्पल देखो, मान लो आपको ये है कि आपको अपने शूज़ बनाए हैं तो आपको अपने शूज़ बेचने हैं मार्केट में, साथ में आपका मन है कि आपको गेहूँ खरीदने हैं और पैसे नहीं है इस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, आप किसी ऐसे इंसान को ढूंढोगे जिसको अपने गेहूं बेचने हैं, साथ में उसको शूज़ भी खरीदने हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है ऐसा कुछ ढूंढना। तो ये बार्टर सिस्टम पहले फॉलो होता था, और बार्टर सिस्टम में जो एक उसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता था उसको हम कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, है ना। कि मेरे को जूते बेचने हैं तो मैं पहले एक ऐसे इंसान को ढूंढूंगी जो अपना गेहूँ मेरे को बेचना चाहता हो और दूसरा वो शूज़ भी खरीदना चाहता हो मेरे से। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और ये बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन जैसे जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो जो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का जो फीचर है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको कुछ खरीदना है, दुकान पे जाओ, पैसे दो और वो चीज़ खरीद लो। ये जो वांट्स वाला कॉन्सेप्ट है ये उस टाइम पे मतलब अब नहीं आता पैसों के इन्वेंशन के बाद से। तो इसमें आप गुड्स का एक्सचेंज नहीं कर रहे, बार्टर सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, आप पैसे दे रहे हो। तो इस पैसे जब दे रहे हो, इस एक्सचेंज प्रोसेस में जो मनी है वो इंटरमीडिएट है, राइट। तो इसलिए मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी देखो, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखो। अब देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो एक बार्टर सिस्टम का एसेंशियल फीचर है, बार्टर सिस्टम के बाद क्या होने लग गया, लोगों को वो मान लो कुछ खरीदना है, मान लो आपको ये चीज़ खरीदनी है तो आप बदले में उसको दे दो, कुछ अनाज दे दो और ये चीज़ खरीद लो। तो ग्रेन्स वगैरह हो गए आपके, ये पहले एज मनी यूज़ होते थे। या कैटल जो है वो एज मनी यूज़ होती थी कि मान लो आपको किसी से ये चीज़ खरीदनी है तो बदले में उसको 2 घोड़े दे दो और ये खरीद लो। तो कैटल एक्सचेंज वगैरह चीज़ें ये होती थी, ठीक है। उसके बाद मेटालिक कॉइन्स आने लगे, जो इतनी गोल्ड सिल्वर कॉपर कॉइन्स जो हैं, जो प्रीशियस मेटल से बने होते थे। देखो जैसे ये आपके पिक्चर में दिखा रखा है, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स आपके 2500 साल पुराने हैं। ये गुप्ता कॉइन्स, ये तुगलक कॉइन, ये गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर रेन, और ये मॉडर्न कॉइन आज का है ही, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम पे जो है इतनी जो आपकी प्रीशियस मेटल है उसके जो कॉइन्स हैं वो नहीं बनते। जो मॉडर्न करेंसी है वो उसके अंदर आपके पेपर नोट्स और आपके कॉइन्स जो हैं वो आते हैं। जैसे ये मॉडर्न करेंसी का एक एग्जांपल है। और मॉडर्न करेंसी को जो है सब लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट भी करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये लीगलाइज कर रखा है कि जो करेंसी हमारे देश में चलेगी वो इस तरह के सिक्के, इस तरह के नोट ही चलेंगे। अब हमारे देश में अगर आप किसी चाय वाले से चाय खरीदने जा रहे हो और आपने उसे 10 रुपये दे दिए तो वो मना नहीं कर पाएगा आपको कि नहीं मैं तो इसको नहीं लेता। लेकिन अगर आप उसको $1 का नोट दोगे तो वो उसको मना कर सकता है। 10 रुपये को क्यों नहीं मना कर पाएगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने ये लॉ बना रखा है, ठीक है। और जो लॉ है वो लीगलाइज करता है कि रुपी को आप एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट यूज़ करोगे, और कोई भी ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए मनी को लेने से मना नहीं कर सकता। पैसे को मतलब रुपए को लेने से मना नहीं कर सकता। अब इंडिया में जो करेंसी नोट्स है वो कौन इशू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आगे देखो, अब देखो एक चीज़ तो ये होगी कि आपके पास घर में पैसे पड़े हैं, कुछ कैश पड़ी है। अब बाकी सारे पैसे तो सब लोग घर में नहीं रखते, बाकी के जो पैसे हैं वो हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, ठीक है। अब देखो बैंक पे जो पैसे डिपॉजिट कराए उन पैसों पे हमें बदले में इंटरेस्ट मिलता है, सब जानते हैं ये चीज़। और मान लो हमने बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी उन पैसों की, तो आप जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको उन पैसों की डिमांड है तो आप बैंक में जाके कभी भी वो पैसे ले सकते हैं वापस बैंक से, है ना। तो यानी कि आप उन पैसों को कभी भी विड्रॉ करा सकते हो ऑन डिमांड। तो उनको कहते हैं हम डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने चेक के बारे में सुना होगा, तो चेक भी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब चेक होता क्या है? एक पेपर है जिसके अंदर से एक पेपर है, आप उस पर यहाँ नाम लिख देते हो कि आपको किसको पैसे देने हैं और कितने पैसे देने हैं, ठीक है। जैसे देखो ये एग्जांपल देखो, ये जिसको पैसे देने हैं उसका नाम है, किस डेट को बैंक ने इशू किया है, ठीक है, बैंक की ब्रांच कोड, अकाउंट नंबर क्या है, कितने पैसे देने हैं, जिसके बैंक से, जिसका बैंक अकाउंट है, जिसके बैंक से पैसे निकलेंगे उसका साइन है, ये कोडिंग जो बैंक यूज़ करती है, और ये आपका चेक नंबर। तो चेक भी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि रियल पैसे नहीं निकल रहे, लेकिन बैंक जो है अपने आप ये ट्रांजेक्शन कर देगी कि जिसके बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे और किसको देने हैं। मतलब मान लो मेरे को आपको पैसे देने हैं तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकलेंगे और चेक मैं आपके नाम पे इशू करूंगी, तो मेरा बैंक आपके बैंक तक जितने पैसे आप मुझे आपको देने होंगे वो पहुंचा देगा। तो चेक क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है एक। तो बिना कैश के ट्रांजेक्शन सेटल होगी इसमें,
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। देखो आपको पता है कि बैंक में हम लोग अपना पैसा जमा करते हैं, ठीक है, बदले में आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक क्या करता है, जो इतने सारे लोगों ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है उनको स्टोर करके रखता है अपने पास। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो बैंक से लोन मांगते हैं, तो जो बैंक है उन लोगों को लोन देता है। पैसे किसके पैसे देता है, जो पैसे जमा कर रखे हैं। तो मैंने पैसे जमा कराए बैंक में, कोई और आ गया कि लोन चाहिए, तो मेरे पैसे उठा के बैंक ने किसको दे दिए, जिसने पैसे मांगे थे, बोरोवर को। तो डिपॉजिटर के पैसे बैंक एज अ लोन देता है किसको, बोरोवर्स को, ठीक है। अब बोरोवर्स क्या करते हैं, बदले में इंटरेस्ट से के साथ उस लोन को चुकाते हैं, और बैंक के पास पैसे आ गए वापस। अब उस पैसे, जितने पैसे बैंक के पास बचे, अब उसमें से जो जितने पैसे हमने डिपॉजिट कराए थे उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। समझ में आ रहा है, डिपॉजिटर्स पैसे जमा कराते हैं, बदले में इंटरेस्ट मिलता है। उस जमे हुए पैसे में से बैंक बोरोवर्स को लोन देता है, और ये बोरोवर्स लोन के साथ इंटरेस्ट बैंक को वापस से रीपे करते हैं। अब मान लो 100 लोगों ने पैसे बैंक में जमा कराए, तो क्या बैंक 100 लोगों के सारे पैसे बोरोवर्स को देता है, नहीं। मान लो बैंक ने सारे पैसे दे दिए एज अ लोन, अब बैंक के पास पैसे बचे जीरो, और इनमें से कोई एक इंसान आके बोले कि मेरे को तो पैसे चाहिए, अपना डिमांड डिपॉजिट मतलब विड्रॉ करने आए वो, ठीक है, तो बैंक क्या देगा, उसके पास तो कुछ पैसे ही नहीं है। तो इसलिए एक रूल है ये कि 15% पैसे बैंक को अपने पास रखने पड़ेंगे, बाकी वो एज लोन दे सकता है। वैसे ये 15% चेंज होता रहता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं CRR SLR, ये सारे आप पढ़ते हो 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में। अब देखो सिंपल सी बात है, आप पैसे जमा करोगे, आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा। मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, ठीक है। अब बैंक ने लोन दिए, अब जो ये लोग हैं लोन को रीपे करेंगे विद इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट कितना होगा, 10% का। तो आपको इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन जो यहाँ लोन से बैंक के पास इंटरेस्ट आता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। और यही बैंक की इनकम होती है। डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड वॉट इज़ पेड टू डिपॉजिटर्स इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। यानी कि समझ में आ गया, इनसे ज़्यादा चार्ज कर लेती है इंटरेस्ट। मान लो 10 चार्ज इंटरेस्ट करके 100 रुपये आया, इसमें से 80 रुपये उसने दे दिया डिपॉजिटर्स को एज अ इंटरेस्ट, 20 रुपये बच गए, वो क्या हुआ, बैंक की इनकम हुई, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब क्रेडिट क्या होता है, लोन होता है। अगर मैं आपको लोन दूंगी तो एक एग्रीमेंट कर रही हूँ मैं आपके साथ कि मैंने तेरे को पैसे दे दिए, अब जब तू मेरे को बाद में पैसे चुकाएगा तो ना इंटरेस्ट के साथ चुकाइयो। ये होता है लोन का कंसेप्ट। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सलीम है, उसने लोन लिया है, बोल रहा है कि जब मैं जूते बना लूँगा लेदर खरीद के लोन के पैसों से, और जब मैं जूते बेचाऊँगा तो जो मेरे को प्रॉफिट होएगा उसमें से मैं आपको लोन जो है वो रीपे कर दूंगा। तो उसको लोन क्यों चाहिए था, अपनी प्रोडक्शन की कैपिटल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो लोन की वजह से प्रोडक्शन हो पाई। तो जो देखा, अगर मान लो उसके पास लोन ही नहीं होता तो ये पैसे कमा ही नहीं सकता था, अपने उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पाता। तो ये दिखाता है कि जो लोन है वो कितना वाइटल है और पॉजिटिव रोल प्ले करता है सिचुएशन में। अब एक केस और देखो, इसमें ये सीन होता है कि इन्होंने लोन मांगा होता है कि मेरे को फसल जो है उगानी है, और इन्होंने भी प्रोडक्शन के लिए मतलब क्रॉपिंग एग्रीकल्चर के लिए जो है लोन मांगा है। अब मान लो ऐसा हो गया कि क्रॉप्स जो है उगी नहीं। अब ये देखो, क्रॉप्स भी नहीं होगी, कोई पैसे भी नहीं कमाए, साथ के साथ ये लोन को रीपे नहीं कर पाएगी। तो किसके अंदर फंस गई है, ये फंस गई डेब्ट ट्रैप्ट के अंदर, है ना। कि इसने लोन मांगा था, अब लोन को रीपे करना तो दूर, इसकी तो बेसिक इनकम भी नहीं आई, तो इसमें लोन ने जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है लोन का। अब इसे लोन रीपे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो इसके पास लैंड थी वो बेचनी पड़ेगी। तो कंडीशन तो इसकी इम्प्रूव नहीं हुई, बल्कि और भी वर्स हो गई इसकी कंडीशन। तो क्रेडिट इस केस में क्या दिखाता है कि जो बोरोवर है वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहाँ से वो रिकवर नहीं कर पाता, कि एक तो इनकम भी नहीं आई, लोन भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, तो कैसे करेगी, लैंड जो थी वो भी बेचनी पड़ी। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है वो देखो। अब देखो, मान लो मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आपको लोन दे रही हूँ मैं, तो आपको कहूँगी कि जब तू पैसे मेरे को वापस लौटाएगा ना, तो मेरे को 10% इंटरेस्ट के साथ पैसे चाहिए। मतलब जितने पैसे मैंने दिए वो तो मिलेंगे ही वापस, लेकिन उसका 10% वो भी मेरे को प्लस करके देगा तू, ठीक है। यही होता है ना, मतलब मैंने आपको 100 रुपये दिए, फिर मैंने आपको बोला कि मेरे को 2 महीने बाद पैसे दे दियो, लेकिन इंटरेस्ट के साथ दियो, तो आप मेरे को 100 थोड़ी दोगे, 110 120 इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है। अब देखो, जो बैंक में लोन मिलता है उसमें भी यही चीज़ है कि पैसे दे दिए, इंटरेस्ट लगा दिया कि इतने इंटरेस्ट के साथ तू मेरे को पैसे वापस करेगा, इतने इंटरेस्ट के साथ पैसे जो है वो रीपे करेगा। साथ के साथ लेंडर्स में डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन्स। अब बैंक या जो लेंड करता है पैसे, लेंडर्स, वो क्या है, कोलेटरल या सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स डिमांड करते हैं। कि मान ले मैंने एक ऐसे गरीब इंसान को लोन दे दिया, कोई फार्मर है उसको लोन दे दिया मान लो,
और मेरे को थोड़ा सा शक है कि शायद ये ना मेरे को लोन रीपे नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको बोलूँगी कि तू पैसे तो मेरे से ले जा, अपने फसल वगैरह उगने के बाद उसे बेचने के बाद मेरे को इंटरेस्ट सहित पैसे वापस लौटा दियो, लेकिन साथ में अपने लैंड के जो कागज़ है वो मेरे पास रख जा, कि मेरे को सिक्योरिटी हो जाएगी कि अगर तू पैसे लोन के पैसे जो है वापस नहीं लौटा पाया तो तेरे लैंड के कागज़ जो है वो मेरे पास है, वो धरती जो है मेरे अंडर हो जाएगी। तो जो ये रखे ना लैंड के जो प्रॉपर्टी पेपर रखे उसे हम कहते हैं कोलेटरल। द कोलेटरल क्या है? इट इज़ एन एसेट दैट बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवली स्टॉक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो जो इंटरेस्ट रेट है, जो कोलेटरल है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है बाकी, और मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर, जो ये चार चीज़ें ना, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड और मोड ऑफ रीपेमेंट, इनको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स, कि गांव में जो है जो लोग अलग अलग जगह से लोन दे लेते हैं, फिर उस पर क्या आपके टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, तो उससे कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, तो इनको एक बार रीड कर लेना बस। देखो जैसे इस एग्जाम्पल में अगर देखो आप, तो इंटरेस्ट रेट के साथ साथ फार्मर ये भी बोलता है कि जब मैं आपको लोन रीपे करूँगा ना, तो जो मेरी क्रॉप है वो आप खरीद लेना मेरे से। ठीक है, तो जो ये ट्रेडर्स हैं जिसने लोन दिए थे वो क्या करेगा? खरीद लेगा क्रॉप। अब कम प्राइस में खरीदेगा और उसको मार्केट में तब बेचेगा जब प्राइस बढ़ गया होगा उन चीज़ों का, तो प्रॉफिट कमा लिया इसने। अब देखो एक एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, एक फार्म लेबर है अरुण, उसने क्या करा? बैंक से लोन ले लिया कल्टीवेशन के लिए। इंटरेस्ट रेट था 8.5% पर एनम, यानी कि 1 साल का, और 3 साल के अंदर अंदर उसको लोन को जो है वो रीपे कर सकता था। उसने सोचा कि मैं लोन को रीपे कर दूंगा जब मेरी जो फसल है वो उग जाएगी उसको बेचने के बाद। ठीक है, उसने फिर सोचा कि मैं जो है एक कोल्ड स्टोरेज फार्म खोल लेता हूँ, कोल्ड स्टोरेज खोल लेता हूँ, वहाँ पे जो मैंने आलू उगाए हैं उनको यहाँ पे स्टोर कर लूँगा, तो वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे। और जो ये कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट है, इसको खोलने के जो पैसे लगे हैं ना, वो मैं किसको दे दूँगा? बैंक को दे दूँगा, और रिसिप्ट, और बैंक से एक लोन और ले लूँगा। तो इस टाइप की फैसिलिटीज़ भी बैंक प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को हेल्प करने के लिए। अब मान लो किसी के पास लैंड ही नहीं है, तो वो एज ए कोलेटरल, एज ए सिक्योरिटी कुछ रख ही नहीं पाएगा बैंक में, तो वो जो लैंडलेस लेबरर्स हैं मजबूर हैं, वो उनको जो है लोन्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लैंड ओनर है वहाँ से लेने पड़ते हैं आपके उसमें गाँव में से। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स और अपार्ट फ्रॉम जो ये लैंड ओनर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं बैंक में, इनके अलावा लोन्स जो हैं हम कोऑपरेटिव से भी ले सकते हैं। मतलब क्या होता है, गांव के लोग ही एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं और उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं गांव के लोग ही, कि किसी को लोन चाहिए तो इस बैंक में जो मतलब कोऑपरेटिव्स में जो पैसे इकट्ठे हैं जो गांव के लोगों ने कर रखे हैं वो मुझको लोन दे देंगे इंटरेस्ट के साथ। कई बार ये कोऑपरेटिव क्या करते हैं, जैसे जितने भी मेंबर हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, ये क्या करते हैं कि सारे मेंबर जो हैं थोड़े थोड़े पैसे जमा कर देते हैं और उस पैसे को ये फिर बैंक में रखवा देते हैं एज कोलेटरल, और बैंक से ज़्यादा पैसों का लोन ले लेते हैं। अब हमने देखा कहाँ कहाँ से लोग लोन्स लेते हैं, तो 2 सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। फॉर्मल सेक्टर लोन्स में आते हैं आपके बैंक और कोऑपरेटिव्स, इनफॉर्मल में आपके आते हैं मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर्स और आपके ट्रेडर्स। ये आप देख सकते हो कि रूरल हाउस होल्ड में जो इंडिया में है उन्होंने कहाँ से लोन लिए हैं। 33% मनी लेंडर, 25% कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1% सरकार, 2% अदर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज, 8% रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, 1% लैंडलॉर्ड और 5% अदर इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज। अब मैक्सिमम जो लोन है वो लोग कहाँ से ले रहे हैं? ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं। अब जो फॉर्मल सोर्सेज हैं लोन के, बैंक और कोऑपरेटिव्स, उसकी फंक्शनिंग को जो सुपरवाइज करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो डिपॉजिटर्स पैसे जमा करवाते हैं उसके टोटल का 15% के अराउंड बैंक जो है अपने पास रखते हैं, बाकी एज अ लोन देते हैं। तो ये 15% लिमिट किसने सेट करी है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही सेट करी है। आरबीआई ये सुपरवाइज करता है कि जो बैंक है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस या ट्रेडर्स को लोन दे, बट आरबीआई ये देखता है कि बैंक जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल कल्टीवेटर्स और स्मॉल बोरोवर्स को भी लोन दे। और आरबीआई ने रूल्स बना रखे हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद बैंक्स को जो है इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को, कि वो कितना लैंड कर रहे हैं, किसको लैंड कर रहे हैं और कितने इंटरेस्ट पे, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है बैंकों को आरबीआई में। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में देखें तो उसमें ऐसी कोई भी सुपरविजन अथॉरिटी नहीं है, सुपरवाइज करने की अथॉरिटी कोई भी नहीं है उसमें। जितना इंटरेस्ट रेट मन चाहा उतना इंटरेस्ट लोग यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब उतने इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट फिक्स है कि इतने इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अब इस वजह से जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है वो जो है पुअर लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, उनको हायर इंटरेस्ट ऑफ लोन्स चार्ज करके, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के लोन देते हैं उनको।
अब मान लो किसी इंसान ने कमाए 100 रुपये, 80 रुपये तो उस बेचारे ने किस्त भर दी लोन की, तो कितने कमाए? 20 रुपये। तो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है देश में। तो इस रीज़न से सरकार ये चाहती है कि लोगों पे जो ये दिक्कतें हैं ये ना आए, तो इसीलिए बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज़्यादा लेंड करना पड़ेगा, लोगों को इन पे भरोसा करके इनसे जो है पैसे लेने पड़ेंगे उधार, क्योंकि यहाँ से इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा, तो लोगों की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। मतलब अब 100 रुपये से पहले तो आप 80 रुपये लोन दे रहे थे, अब आप सिर्फ 60 रुपये लोन दे रहे हो, तो इनकम बढ़ी ना। अब जो पैसे बच गए उसमें से आप क्रॉप्स को उगा सकते हो, बिजनेस सेट कर सकते हो, उस पैसे सेव करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हो। ठीक है, तो चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो बहुत क्रूशियल है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका अर्बन हाउस होल्ड ने जो लोन लिए हैं, जो ये ब्लू वाला एरिया है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो अर्बन हाउस होल्ड में पुअर हाउस होल्ड लोन ज़्यादा कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल से। हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट्स वो ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल से। वेल ऑफ हाउस होल्ड ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से, बैंक वगैरह से। रिच हाउस होल्ड्स वो भी ज़्यादा लोन कहाँ से लेते हैं? आपके फॉर्मल सेक्टर से। तो हमने क्या देखा कि जो रिच हाउस होल्ड है दे आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लेंडर्स, लेकिन जो पुअर हाउस होल्ड है दे हैव टू पे अ लार्ज अमाउंट फॉर बोरोइंग, क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है? पहली चीज़ तो ये कि जो फॉर्मल सेक्टर है इट स्टिल मीट्स ओनली अबाउट द हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। यानी कि रूरल एरियाज़ में अभी भी जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन नहीं ले रहे, वो अभी भी लोन्स के लिए इनफॉर्मल सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। अब इनफॉर्मल सेक्टर वाले लेकिन इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो इसीलिए नेसेसरी है कि जो बैंक्स हैं और जो कोऑपरेटिव्स हैं वो अपनी लेंडिंग बढ़ा दें, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, जिससे कि उन लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड ना होना पड़े। और जो फॉर्मल सेक्टर जो है उनको लोन्स वो बढ़ाए। ठीक है, साथ के साथ इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरी वन रिसीव्स दीज लोन्स। अभी क्या हो रहा है, जो सिर्फ रिच लोग हैं उनको लोन मिल रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर लोन दे रहा है उनको, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर से लोन कौन ले रहे हैं? पुअर लोग। वो लोग फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पा रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल क्रेडिट जो है, फॉर्मल लोन जो है, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली so that the poor can also benefit from the cheaper loans given by the banks, given by the cooperatives, given by your formal sector। अब लेकिन जो ये पुअर लोग हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर से, इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि बैंक जो है वो हर जगह रूरल इंडिया में आज भी प्रेजेंट नहीं है। और अगर बैंक है भी तो बैंक, आपको पता ही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोलेटरल मांगता है बैंक लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो एब्सेंस ऑफ कोलेटरल एक मेजर रीज़न है जिससे कि जो पुअर लोग हैं वो बैंक से जो लोन है वो नहीं लेते। और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो आपका कोई कोलेटरल नहीं लेता, तो पुअर लोगों को लगता है कि यहाँ से लोन लेना जो है ज़्यादा आसान है। अब देखो, मान लो आपने बैंक से लोन ले रखा है, जब आपका एक पहला लोन क्लियर नहीं हो रखा तो आप दूसरा लोन कैसे मांग सकते हो विदाउट कोलेटरल? वो भी नहीं हो सकता। लेकिन गांव में ऐसा हो सकता है कि अगर कोई मनी लेंडर है तो आप उससे पहला लोन आपने रीपे नहीं कर रखा, आप एक लोन और मांग लेते हो कि यार साथ में दे देंगे। तो ये सिचुएशन बैंक्स में तो नहीं होती। लेकिन फिर दिक्कत ये झेलनी पड़ती है कि फिर मनी लेंडर्स जो हैं वो आपका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज करते हैं। ठीक है, अब मनी लेंडर और बैंक को हटा के भी एक होते हैं आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ से ये लोग लोन लेते हैं। इसका आइडिया है टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, इन पर्टिकुलर वुमेन, इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHGs एंड पूल दैट इज़ कलेक्ट देयर सेविंग्स। मतलब एक SHG है, उसमें 15-20 मेंबर होते हैं, पर्टिकुलरली वुमेन होते हैं, वो आस पड़ोस के ही होते हैं सारे, मिलते हैं वो रेगुलरली और रेगुलरली पैसे सेव करते हैं। ठीक है, जैसे सेविंग पर मेंबर varies from 25 to 100 or more rupees depending on the ability of people to save। ठीक है, on ability of people to save, members can take small loans from the group itself to meet their needs। अब जो उसके मेंबर हैं, मान लो पैसे इकट्ठे हो रखे, किसी को लोन चाहिए तो ले लेगा उस सेविंग में से लोन। ठीक है, ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है इन कंपेरिजन टू द इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स। अब उस 1-2 साल बाद जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो सेविंग है, कोऑपरेटिव का एग्जांपल बताया था ना, सेम पैटर्न है, वो जो सेविंग है थोड़ी बढ़ जाती है, तो अब दे आर एलिजिबल टू अवेल लोन फ्रॉम द बैंक। अब वो बैंक से लोन लेंगे अपने ग्रुप के नाम से। ठीक है, द लोन फ्रॉम द बैंक इज सैंक्शनड ऑन द नेम ऑफ द ग्रुप एंड इट इज़ मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेम्बर्स। अब जो है पूरा का पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है कि बैंक में जो है हमें पैसे रीपे भी करने हैं। तो जब पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इस फीचर की वजह से बैंक्स आर विलिंग टू लेंड टू पुअर वुमेन व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन SHGs इवन दो उन पास कोलेटरल भी नहीं है। तो इससे जो लैक ऑफ कोलेटरल वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। ठीक है,
जो ये ग्रुप्स हैं SHGs, they not only help women to become financially self-reliant, but the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on the variety of social issues जैसे कि health, nutrition, domestic violence, etc. See, you can see the picture, a women's self-help group meeting in Gujarat. फिर एक बॉक्स में टॉपिक दे रखा है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश. इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट रीजनेबल रेट्स. 1970 में ये स्टार्ट हुआ था एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट. Grameen Bank in October 2014 has over 8.63 million members in about 81390 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong to the poorest sections of society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. तो ये एक टाइप ऑफ क्या है आपका कोऑपरेटिव बैंक ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप ऑफ है. सो दिस इज़ द नोट विच वॉज रिटन बाय Professor Muhammad Yunus, who was the founder of Grameen Bank, and also he received Nobel Prize for Peace in 2006.